हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम मैथमेटिक्स के जो PYQ क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट करने वाले हैं। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके लेटेस्ट सीटेट के अंदर आए थे। जो सीटेट आपका दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 तक चला था। तो आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चंस आपके लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए आप इन क्लासेस को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि सेम कंसेप्ट रिवाइज होते हैं, सेम जो आपके क्वेश्चंस हैं वो भी आपके रिपीट होते हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। और मैं 100% बोलता हूँ ये क्लासेस आपके लिए 100% बेनिफिशियल रहने वाली हैं। यहीं से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इन क्लासेस को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको टीचिंग से रिलेटेड बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 11 इकाई प्लस में 10 ढाई प्लस में 12 सैकड़ा माइनस में 1000 किसके बराबर है। देखिए, देखने में जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन एकदम इजी क्वेश्चन है। हम किस तरह से करेंगे तो देखिए, हम करके देखते हैं। हम किस तरह से करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। आपको फेस वैल्यू के बारे में पता है? फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है? मैंने ये कंसेप्ट आपको पहले भी बताया था। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 2543, इसके अंदर आप मुझे फेस वैल्यू बताइए और प्लेस वैल्यू बताइए। तो देखिए, फेस वैल्यू तो इजी है, हर किसी को पता है। अब जो नंबर्स होते हैं ना वो एज इट इज उसकी फेस वैल्यू होते हैं। जैसे 3 की फेस वैल्यू क्या होगी आपकी? 3 होगी। 4 की फेस वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। 5 की फेस वैल्यू आपकी 5 हो जाएगी। और 2 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 2 हो जाएगी। सभी हो गए ना कंप्लीट। लेकिन एक होती है आपकी प्लेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू में हम क्या करते हैं, अगर मैं इसमें प्रत्येक नंबर की प्लेस वैल्यू को अगर मैं देखता हूं तो क्या होगी? देखिए, अगर मैं 3 की आपसे प्लेस वैल्यू पूछी तो आप क्या लिखेंगे? 3 इंटू में 1 इक्वल टू 3। अब ये 1 क्यों किया मल्टीप्लाई में? क्योंकि देखिए जो 3 है ना वो इकाई के स्थान पर है, तो इकाई के लिए हमने 1 किया है। ठीक है। अगर मैं आपसे 4 की प्लेस वैल्यू पूछूं तो आप क्या लिखोगे? 40 लिखोगे। 40 क्यों लिखा? 4 इंटू में 10। ठीक है, इस तरह से आपने 40 लिख दिया। अब ये 10 क्यों किया? क्योंकि जो आपका 4 है ना वो दहाई के स्थान पर है, और दहाई को हम लिखते हैं हमेशा 10। ठीक है। अगर मैं आपसे 5 की प्लेस वैल्यू पूछूंगा तो आप क्या बताएंगे? 500 बताएंगे प्लेस वैल्यू को। अब 500 का मतलब क्या हो गया? 5 इंटू में 100। अब ये 5 अलग कर दिया और 100 हमने क्यों लिखा? क्योंकि जो 5 है ना ये आपके सैकड़े के स्थान पर है। ठीक है, टेंस के स्थान पर है, इसलिए हमने 100 लिखा। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे 2 की प्लेस वैल्यू पूछूंगा तो आप बताएंगे 2000, मतलब 2 इंटू में 1000। अब 2 आपका एज इट इज है, और 1000 मल्टीप्लाई में क्यों किया? क्योंकि जो 2 है ना ये आपके 1000वें स्थान पर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से अब क्वेश्चन पे आइए। अब यहाँ पर क्या है? 11 इकाई है तो 11 एज इट इज, और इकाई के लिए हम क्या करते हैं? 1 करते हैं। 11 हो गया। 10 दाई, 10 एज इट इज, दाई के लिए हम 10 करेंगे। क्या हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। इसी तरह 12 सैकड़ा है, 12 एज इट इज, और सैकड़ा के लिए क्या करेंगे? हम 100 करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएंगे आपके? 1200। और इसी तरह से फिर माइनस में है 1000। ठीक है, माइनस के 1000 और करने हैं। तो देखिए ये सारे प्लस में है, इनको प्लस कर दीजिए। आप क्या करोगे? प्लस 1200 और 100 1300, और ये 11 1311, और माइनस में 1000 करना है आपको। 1000 कर दीजिए आप माइनस के। क्या बचेगा आपका? 311, यानी कि 311। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कहां पर है आंसर, नंबर बी। था ना एकदम इजी। आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/4, यानी कि 9/4 में कितने 3/8 हैं। अब इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे। अब इन क्वेश्चंस को हम किस तरह से करते हैं। देखिए मैथमेटिक्स के अंदर शर्माने वाली बात नहीं है। कभी आप ये सोचे कि पता नहीं इतने इजी क्वेश्चंस हैं, बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं, हमें नहीं आ रहे हैं। सीखने की कभी भी कोई एज नहीं होती है। आप कभी भी सीख सकते हैं, और सीखने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। इस चीज़ को आप याद रखिए। ठीक है। अब देखिए, जब भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए ना, आप उसको सबसे छोटे टुकड़े के अंदर तोड़िए, ताकि उसको समझना एकदम इजी हो जाए। अगर मैं आपसे पूछूं अब 4 के अंदर कितने 2 हैं, 4 के अंदर कितने 2 हैं, तो आप कैसे बताएंगे? या तो आप 4 को 2 से डिवाइड कर दोगे, क्या आएगा आपका? 2 आ गया। यानी कि आपको पता चल गया 4 के अंदर कितने हैं? 2 हैं। जैसे कि 4 इक्वल टू क्या लिखोगे आप? 2 इंटू 2। तो कितने 2 हैं? 2 ही तो 2 है ना, 1 और 2। तो इसी तरीके से आप इसको करिए। यानी कि 9/4 में अगर आपसे पूछा जाए
कितने 3/8 हैं, तो कहने का मतलब क्या हुआ, 9/4 को आप 3/8 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए। अब नॉर्मल सी बात है, इसको सोल्व कर दीजिए आगे। 9/4 अगर हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये जो नंबर है ना, ये चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, नीचे वाला ऊपर चला गया और ऊपर वाला नीचे, बस कैंसिल कर दीजिए। 4 दूनी 8, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। क्या आ गया आपका आंसर, 6 आ गया भाई। ठीक है, तो यानी कि 9/4 में कितने 3/8 हैं, 6 3/8 हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी। इजी था ना। आगे चलते हैं। अंग्रेजी के अक्षरों में H और E में समकोणों की कुल संख्या बताइए। अब आपको पता है समकोण क्या होते हैं, यानी कि 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल, ये होता है आपका समकोण। एक आपका परपेंडिकुलर होगा और एक आपका बेस होगा, यानी कि आधार और लंब। ठीक है, हिंदी में भी आप समझिए। ठीक है, अब देखिए ये आपके सामने H है, तो अगर आपसे H के अंदर पूछा जाता है तो कितने यहाँ पर समकोण है, ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया। तो यहाँ पे एक समकोण यहाँ बनेगा 90 डिग्री, एक यहाँ बन जाएगा, एक इसी तरह से यहाँ पे बनेगा और एक कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। अगर मैं दूसरे तरीके से आपको समझाऊं तो ये क्या है, एक सीधी रेखा है, और सीधी रेखा का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, और 180 डिग्री के ऊपर हमने एक क्या खींच दिया, ये लंब खींच दिया भाई। ठीक है, तो लंब खींचने के बाद क्या होगा, एक 90 डिग्री यहाँ बनेगा और एक 90 डिग्री यहाँ बनेगा, और इन दोनों का सम भी क्या होता है आपका 180 डिग्री ही होता है। अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ी है तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, याद रखना आप। तो देखिए 1 2 3 और 4, तो कितने हो गए H के अंदर, 4 समकोण हो गए। और इसी तरह से E में देख लीजिए आप, ये आपका E है, तो एक आपका यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ 2, एक 3 और एक 4। E में कितने बन रहे हैं आपके, 4 बन रहे हैं, तो 4 + 4 टोटल कितने हो जाएंगे आपके, 8 हो जाएंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, आंसर नंबर डी, एकदम इजी है। आगे चलिए। मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर सतह पर 225 किलोमीटर दिखाता है। यदि दो शहर सतह पर 1800 किलोमीटर दूर हैं तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ ना, जब आप क्वेश्चंस को देखते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को खुद करके देखिए। अगर आपको नहीं आता है उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन को भी देखिए, जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, इन चीज़ों को भी देखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, ½ सेंटीमीटर की वैल्यू दी गई है, कितनी, 225 किलोमीटर। अगर हाफ की कितनी है, 225 किलोमीटर है, अगर हाफ की 225 किलोमीटर गिवन है तो मैं 1 सेंटीमीटर की निकाल सकता हूँ भाई। हाफ की 225 है, एक की कितनी हो जाएगी, 225 × 2 यानी कि 450 किलोमीटर। इतना आप समझ गए। अब आगे देखिए, हमसे पूछा है यदि दो शहर सतह पर 1800 किलोमीटर दूर हैं तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी क्या होगी, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर के अंदर गिवन है। तो आपने हमेशा एक एक नियम पढ़ा होगा, आप एक एक नियम से कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है ना तो आप एक एक नियम लगाइए। कैसे लगाओगे आप, अगर भाई 450 किलोमीटर की जो वैल्यू है ना वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर, एक की कितनी होगी आपकी, 1 / 450 किलोमीटर, और हमें निकालने कितने की है, 1800 की। निकाल दीजिए आप, 1/450 और गुणा में 1800, कट कर दीजिए, 4 से कट हो जाएगा कंप्लीटली। तो क्या आ गया आपका आंसर, 4 सेंटीमीटर। एकदम इजी था ना। आगे चलते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर को जब 15 से भाग किया जाता है तो कितना शेषफल प्राप्त होगा। तो देखिए आप, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए आप, क्या होती है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 9999, यानी कि 4 नौके, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई ना। इसके बाद क्या आती है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है आपकी, आपको अच्छे से पता है, 1 और 3 0, यानी कि आपकी 1000 क्या होगी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9999। अब इनके बीच के अंतर की बात की है तो इनके बीच का अंतर है, निकालिए आप, कितना आ गया आपका, 9999 में से जब आप 1000 माइनस करेंगे क्या बचेगा, 8999, आपका बच गया ना। अब बोला है इसको आप 15 से भाग दीजिए आप 15 से भाग, कट कर दीजिए, या आप कंप्लीटली अगर भाग नहीं देना आता है तो आप ऐसे भाग दे सकते हैं, अगर कट नहीं करना आता है तो कट कीजिए आप। अब 15 से करेंगे इसको, तो 15 चौक 60, 15 5 75, 75 से चला जाएगा ना, कितने बचेंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, 9 उतार दीजिए आप, 15 निम्मा 135, कितने बच गया, 14 बच गए, फिर से 9 उतारिए, उसके बाद फ्री किससे जाएगा, 9 से ही जाएगा, 135 बचा, कितना आपके पास 14, इससे आगे कर नहीं सकते। तो क्या आएगा आपका आंसर, आंसर नंबर डी, यानी कि 14। एकदम इजी था। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
15, 20 तथा 25 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणज का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ लोग तो जो ये हिंदी है ना इसी से कंफ्यूज हो जाते हैं, अब भाई छोटा सार्वगुणज क्या होता है या बड़ा सार्वगुणज क्या होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, कुछ कुछ पता होना चाहिए ताकि आप दोनों लैंग्वेज का फायदा उठा सको। समझ गए ना। तो सबसे छोटे सार्वगुणज का मतलब होता है आपका LCM और सबसे बड़े सार्वगुणज का मतलब है HCF। अब ये दोनों होते क्या है, देखिए आप, जैसे LCM है, LCM की फुल फॉर्म होती है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, आप याद रखना ये, ठीक है। एक होता है आपका HCF, HCF की फुल फॉर्म होती है आपकी हाईएस्ट कॉमन, और FC आपका हो जाएगा फैक्टर। अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है भाई, लिस्ट यानी कि सबसे छोटा और कॉमन भी है और साथ में क्या है, मल्टीपल है, यानी कि जो नंबर गिवंस होंगे ना, जैसे यहां पर 15, 20 और 25 दिए गए हैं, तो इनका जो LCM आएगा ना, मान लो इनका LCM X आया, तो ये जो LCM होगा ना ये इन सभी संख्याओं से क्या होगा, डिवाइड होगा, ये होता है LCM, याद रखना आप। और एक होता है HCF, यानी कि जो ये नंबर्स है ना 15, 20 और 25, इनका जो ये HCF आएगा ना, ये HCF इन सभी नंबर्स को डिवाइड करेगा, ये होता है दोनों के बीच में डिफरेंस। आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। HCF तो नंबर्स को डिवाइड करता है और जो LCM होता है ना वो नंबर से खुद डिवाइड होता है, ये होता है आपका डिफरेंस। अब क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए अब आप 15, 20 और 25 का LCM निकालिए। मैंने आपको निकालने का तरीका बताया था, निकाल सकते हैं आप। 5 से जाएगा, 5 या 15, 5 चौक 20 और 5 25 कर दीजिए। अब सब में कुछ कॉमन है नहीं तो क्या होगा, LCM में हम सभी को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 चौक 20, 20 या 60 और 60 5 आपका 300। 300 क्या आ गया आपका, LCM आ गया। अब आप HCF निकालिए 15, 20 और 25 का। कैसे निकालेंगे, देखिए अब 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5। 20 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 गुना 5। और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5। और मैंने बताया ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब कॉमन क्या है इसके अंदर, सभी के अंदर 5 है, यानी कि 5 क्या होगा आपका HCF होगा। तो आप क्या इसमें बताया क्या है, दोनों के बीच के अंतर पूछा है, तो 5 क्या आ गया आपका HCF आ गया, और LCM कितना है 300। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 300 माइनस में 5 यानी कि 295। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। एकदम इजी था, समझ गए होंगे आप। आगे देखिए। देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अब जैसे ही आपका सीटेट खत्म हो जाएगा ना उसके बाद हम NCERT का मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, NCERT की साइंस को भी स्टार्ट करेंगे। NCERT की जो EVS है या NCERT की जो सोशल साइंस है, यानी कि टीचिंग लाइन से रिलेटेड जितने भी आपके सब्जेक्ट है ना, एकदम बेस्ट से बेस्ट तरीके से आपको करवाए जाएंगे। तो इन क्लासेस को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। और आपकी 3rd से लेकर 10th क्लास तक, यहाँ तक कि बाद में 11th और 12th का मैथमेटिक्स या बाकी सब्जेक्ट भी आपको करवाए जाएंगे। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणनफल 201 गुणा 105 में क्या जोड़ा जाए जिससे 21,171 प्राप्त हो। अब देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, वहां पे वो आपसे मल्टीप्लाई नहीं करवाना चाह रहा है, वहां पे वो ये देखना चाह रहा है आपको करने का तरीका आता भी है या नहीं आता है। अब देखिए कुछ लोग क्या करेंगे, 201 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे और तब इसका आंसर निकालेंगे। और मैं कैसे करूंगा, देखिए यहां पर इसने बताया है 201 और मल्टीप्लाई में 105 बोला है। अब इसके अंदर मैं क्या जोड़ूं, मान लो मैंने x जोड़ दिया और आंसर क्या आना चाहिए मेरा, 21,171 आना चाहिए, ये बोला है इसने, ठीक है। अब मैं कैसे करूंगा, अब 201 को क्या करना है हमें, 201 को हमें 105 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं कैसे करूंगा, अब 201 को आप क्या लिख सकते हो, 200 प्लस 1 लिख सकते हो, लिख दिया आपने। और 105 को आप क्या लिख सकते हो, 100 प्लस में 5 आपने लिख दिया ना। अब करिए मल्टीप्लाई, 200 को आप 100 से करोगे मल्टीप्लाई, क्या आएगा, 2 के पीछे आपने 4 0 लगा दी, यही आएगा ना। अब आप 200 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा आपका, 1000 आ गया। अब आप क्या करोगे, 1 को 100 से कीजिए, क्या आएगा, 100 आएगा। और अब आप क्या करोगे, 1 को 5 से कीजिए, कर दिया आपने 5 से, क्या कर दो इन सबको प्लस कर दो, 5 0 1 1 और 2, ये क्या आ गया आपका 21,105 क्या आ गया आपका प्लस आ गया। इस तरह से करना इजी पड़ता है। अब आगे देखते हैं। देखिए क्या है हमारे पास, 21,105, यही आया था ना 21,105 प्लस में x इक्वल टू 21,171। अब x की वैल्यू आप आसान से निकाल दीजिए। अब इसमें सिंबल क्या कर दीजिए आप, माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू आ जाएगी, 11 में से 5 गए 6
और यहाँ पे क्या बचेगा 6, बाकी सब 0, यानी कि 66 क्या होगा आपका आंसर होगा, यानी कि आंसर नंबर बी। इजी था ना। आगे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 सही 1/2 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के बराबर है। ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। अब देखिए नॉर्मल सी बात है, पहले आपको मिनटों की संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर आपके पास जो ये गिवन ऑप्शन है ना, इनमें आप सेकंडों की संख्या बताएंगे। अब आपको अच्छे से पता है 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, आपके 60 सेकंड होते हैं। आपको ये भी अच्छे से पता है। अब यहाँ पे 7 सही 1/2 दिनों में पूछा है। अब देखिए कैसे करेंगे भाई, 1 आवर में कितने मिनट हैं, 60 मिनट हैं, तो 1 दिन में कितने मिनट होंगे, 1 दिन यानी कि 24 आवर के अंदर कितने मिनट हो जाएंगे आपके, 24 इंटू में 60 कर दीजिए मल्टीप्लाई, 1440। और अब आपसे क्या पूछा है 7 डे के अंदर, तो अब 7 डे में कितने मिनट होंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा 0, 7 चौक 28, 2 7 चौक 28 और 2 30, 0 3, 7 एकम 7 और 1 3 10। लेकिन हाफ आवर भी तो है, हाफ डे भी तो है साथ में, हाफ डे की बात तो निकालेंगे ना, हाफ डे का भी तो निकालेंगे। तो हाफ डे का मतलब क्या हो गया आपका 12 घंटे। अब 12 आवर को और निकालिए, 12 को जब आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 12 6 72 यानी कि 720। इसको ऐड कर दीजिए, 0 0 और यहाँ पे क्या आएगा 8 0 1 यानी कि 1010 यानी कि 10,800 मिनट आ गए आपके। और अब आपसे पूछा है अब किसके सेकंडों के बराबर होगा, तो आप ऑप्शन फर्स्ट को देखिए। अब 3 घंटे के निकालिए। अब आपको अच्छे से पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है, और 1 आवर में कितने सेकंड होंगे, 60 अपॉन में 60 यानी कि कितने 3600 सेकंड। अब आप 3 आवर में और निकाल दीजिए, 3600 और गुणा में 3, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 3008 और यहाँ पे 10 आ गया ना आपका 10,800, और ये भी क्या आया था आपका 10,800। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। आगे चलते हैं। किसी विद्यालय में 1260 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/3 लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं और लड़कियों की संख्या के आधे भी खिलाड़ी हैं। विद्यालय में उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो खिलाड़ी नहीं है। देखिए जो मैथमेटिक्स होता है ना, उसको हम काफ़ी तरीके से कर सकते हैं। अब इनको पता नहीं आप इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, लेकिन मैं एकदम शॉर्टकट तरीके से करूंगा और मैं आपको डिटेल तरीका भी बता सकता हूं, ठीक है। तो देखिए आप 1260 विद्यार्थी टोटल दे रखे हैं और हमें बताया गया है जिनमें से 2/3 लड़के हैं, तो 2/3 लड़के हो गए आपके यानी कि 2/3, और शेष लड़कियां हैं। अब 2/3 अगर मानते हैं तो 3 हमारा टोटल है, उसमें से 2 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी बच गई आपकी 1/3 बच गई, ये गर्ल्स बच गई और ये क्या है आपके बॉयज हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, यानी कि 2/3 का भी 3/4 बोल रहा है, 2/3 का भी 3/4 बोल रहा है। इतने क्या हैं खिलाड़ी हैं भाई, खिलाड़ी को मैं के लिख रहा हूं, ठीक है। और आगे देखिए लड़कियों की संख्या के आधे भी खिलाड़ी हैं। अब लड़कियों की संख्या कितनी है 1/3 बची हुई थी, तो 1/3 का 1/2 यानी कि 1/6 क्या है खिलाड़ी हैं भाई, ये भी खिलाड़ी हो गई। अब देखिए क्या पूछा है, विद्यालय में उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो खिलाड़ी नहीं है। अब देखिए टोटल का पूछा है, विद्यालय के अंदर पूछा है, तो आप क्या करोगे, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 3 दूनी 6, 6/12 और प्लस में, और ये टोटल हमारे पास कितना है 1/6। इसको आप सोल्व कीजिए, क्या आएगा एलसीएम आपका 12 आ गया, यहाँ पे 6 प्लस में यहाँ पे क्या आएगा 2 यानी कि 8/12 वो हैं जो क्या हैं आपके खिलाड़ी हैं। अब आपसे पूछा गया है जो खिलाड़ी नहीं है उनकी वैल्यू बताओ। तो नॉर्मल सी बात है, मैंने आपको बताया ना, नीचे वाला हमेशा टोटल होता है, ठीक है, हमेशा टोटल होता है यानी कि कंप्लीट होता है ये। तो जब 12 में से 8 क्या हैं आपके खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ी कितने नहीं है 4/12, ये खिलाड़ी नहीं है। अब कहने का मतलब क्या हो गया 4/12 खिलाड़ी नहीं है, और टोटल विद्यार्थी कितने गिवन है 1260, तो 4/12 को आप 1260 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 तिया 12, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 420। 420 वो हैं जो आपके खिलाड़ी नहीं है, और यही तरीका आपके लिए एकदम इजी होगा। चलिए मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकती है, लेकिन अगर डिटेल से करना है तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आप डिटेल वाला तरीका देखिए। यहाँ पर क्या बोला है 1260 आपके टोटल विद्यार्थी हैं, ठीक है, कितने विद्यार्थी हैं 1260 हैं, इसमें से 2/3 लड़के हैं, 2/3 आप निकाल दीजिए, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 0 यानी कि 840 क्या आ गए आपके बॉयज आ गए, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है और शेष लड़कियां हैं। अब शेष कितनी बच गई, अगर 840 आपके बॉयज आ गए
तो लड़कियां कितनी बच गई आपकी? 1260 में से क्या करोगे आप? 840 घटाओगे, कितने बचेंगे आपके? 420। क्या आ गई आपकी? गर्ल्स आ गई, यही बचेगा ना। उसके बाद क्या बोल रहा है वो आगे? लड़कों की संख्या की 3/4 खिलाड़ी हैं। अब लड़कों की संख्या कितनी है आपकी? 840। 840 का 3/4 यानी कि 3/4 निकाल दीजिए। 4 दूनी 8, 210। 210 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका? 630। तो 630 क्या है? खिलाड़ी हैं। और लड़कियों की संख्या के आधे भी खिलाड़ी हैं, यानी कि 420 का हाफ और निकाल दीजिए आप। क्या आएगा आपके पास? 2 दूनी 4 यानी कि 210। नॉर्मल सी बात है। अब इनको फिर ऐड कर दीजिए। ऐड करोगे क्या आएगा आपका? 840 ही आएगा भाई। तो 840 कौन है? जो खिलाड़ी हैं। अब पूछा है जो खिलाड़ी नहीं है वो बताइए। टोटल 1260 थे और 840 आपके खिलाड़ी हैं। फिर से आप माइनस कर दो। माइनस करने के बाद क्या आएगा? आपको 420 ही आना है। तो ये आपका लेंदी तरीका था, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप छोटे तरीके से कीजिए, आपके लिए बेस्ट है। और ये सब चीज़ें मैं जब आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा ना तो उस समय डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। आगे चलते हैं। नीना ने एक सब्जी की दुकान से 3 किलो 650 ग्राम प्याज और 1 किलो 800 ग्राम टमाटर खरीदे। प्याज का वजन टमाटर के वजन से कितना अधिक है? यानी कि प्याज का वजन ज्यादा है। देखिए इसमें आप क्या कीजिए, आप सभी को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। भाई यहाँ पर क्या बोल रहा है? 3 kg 650 ग्राम। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे टोटल कितना बनेगा? 3625 ग्राम बन जाएगा। भाई 3 kg, 1 kg में कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं ना। तो 3 kg में 3000 ग्राम और प्लस में 650 आपका गिवन है, यानी कि 3650 ग्राम। और इसी तरीके से आप क्या कीजिए, 1 kg और 800 ग्राम जो टमाटर है ना, इनको भी आप ग्राम में चेंज कर लीजिए। चेंज करो, आप क्या आएगा? 1 kg का मतलब 1000 ग्राम और 800 ये 1800 ग्राम आ गया। कितना अधिक पूछा है, यानी कि माइनस करना है। कर दीजिए माइनस। 0, 5, 8 और 2 में से 1 गया आपका, यानी कि 1। तो सेम वही बच गया आपका भाई, 1 किलो और 850 ग्राम। भाई 1000 से आप डिवाइड कर दोगे ना, तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा? 1 किलोग्राम और 850, 1 किलोग्राम और 850 ग्राम, यानी कि आंसर नंबर डी। एकदम इजी था। आगे चलते हैं। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या जो एक घनाभाकार बक्से जिसकी विमाएं 7.2 मीटर, 5.4 मीटर और 1.8 मीटर हैं में रखे जा सकते हैं, तो निम्न में से कौन सा है? तो देखिए यहां पर बात हो रही है आपके आयतन की। अब आपको पता होना चाहिए जो घन है ना, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? घन के आयतन का फॉर्मूला होता है a का क्यूब। अब यहाँ पे a मतलब क्या है? यानी कि भुजा। अब घन की भुजा कितनी गिवन है? 30। तो 30 का क्यूब क्या हो जाएगा आपके पास? 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी कि 27 और क्यूब है तो 3 जीरो और लग जाएंगे। ये आ गया आपका। और इसी तरह हमें घनाभ का भी आयतन निकालना है। अब घनाभ का आयतन क्या होता है? यानी कि क्यूबोइड का। और घन का मतलब होता है आपका क्यूब और घनाभ का मतलब क्यूबोइड। तो क्यूबोइड का जो आयतन है वो आपका क्या होता है? बताइए आप, आपको पता होगा। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू में हाइट, यानी कि सभी की मल्टीप्लाई। अब देखिए 7.2 ये मीटर है, इसको किस में कन्वर्ट कर लो आप? सेंटीमीटर में कर लो। 720, 540 और मल्टीप्लाई में 180। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आता है ये 69,98400, ये आता है आपका, ठीक है। और यहां से हमें पूछा गया है अब कितने बक्से आ सकते हैं, तो क्या करोगे आप? 27,000 से इसको डिवाइड कर दीजिए। और जब आप इसको 27,000 से डिवाइड करते हैं ना तो 2592, यानी कि 2592, ठीक है। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, यानी कि आंसर नंबर ए, ठीक है। याद रखना आप। आगे चलते हैं। यहाँ पर है ना जो मेन बात है ना वो फॉर्मूलाज के ऊपर है। अगर आपको फॉर्मूले याद है ना तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, याद रखना आप, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। एक वर्ग यानी कि स्क्वायर का जो परिमाप है वो 120 सेंटीमीटर है। किसी आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की 2 गुनी है, तो आयत का परिमाप कितना गिवन है? 156 सेंटीमीटर है। आयत और वर्ग के क्षेत्रफलों में कितना अंतर है? तो देखिए आपको यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं, पहले वो देखिए आप। सबसे पहले आपको याद रखना है वर्ग का परिमाप। वर्ग मतलब स्क्वायर, तो वर्ग का जो परिमाप होता है ना वो क्या होता है? भाई आपको अच्छे से पता है, ये वर्ग है आपका। और परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ की टोटल दूरी। और वर्ग में आपको अच्छे से पता होगा आमने सामने की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। और ये कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री के कोण होते हैं सारे। और सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं, यानी कि 4 गुणा में भुजा। ये होता है आपका वर्ग का परिमाप, ठीक है। अब आपको वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में पता होना चाहिए। वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो होता है आपका भुजा गुना भुजा, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद आयत के बारे में है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है आयत का परिमाप। अब आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू में लंबाई यानी कि लेंथ प्लस में ब्रेड्थ,
ये होता है। अब ये क्यों होता है आपको पता होगा, ये होता है आपका आयत, और आयत के अंदर सिर्फ और सिर्फ आमने सामने की जो भुजाएं होती है ना वो बराबर होती हैं, इसलिए हमने 2 कर दिया। और लेंथ क्या है आपकी, देख लो, ये हो गई यानी 2 हो गई, और इसलिए ये क्या हो गई, ये और ये क्या है, दोनों ब्रेड्थ हैं, ये भी 2 हैं, इसलिए 2 कॉमन ले लिया, लेंथ प्लस में ब्रेड्थ, ये हो गया आपका आयत का परिमाप। अब आपको आयत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, सीधा और सिंपल होता है आपका लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। अब ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन के ऊपर लौटते हैं। देखिए अब क्या गिवन है, वर्ग का परिमाप गिवन है, कितना गिवन है 120, यानी कि 4 गुणा में भुजा कितनी गिवन है 120। तो यहां से हम भुजा निकाल सकते हैं, भुजा हमारी क्या जाएगी 4 से आप इसको कट कर दीजिए, क्या आएगी 30 आ गई हमारी भुजा। और क्या पूछा है क्षेत्रफल, तो अब क्षेत्रफल निकाल दीजिए। मैंने बताया वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा 30 इंटू में 30 क्या हो जाएगा 900, ठीक है। वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में गिवन है ना, तो वर्ग सेंटीमीटर क्या आ गया आपका 900 वर्ग सेंटीमीटर क्या आ गया आपका क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए अब आप आयत के ऊपर आइए। अब आयत का हमें क्या गिवन है, परिमाप गिवन है। तो देखिए आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू में लेंथ ब्रेड्थ इक्वल टू कितना गिवन है 156। और यहां पर क्या बोला गया है, किसी आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की दोगुनी है। तो वर्ग की भुजा हमारे पास कितनी आई थी 30, और इसकी दुगुनी क्या दे रखी है, आयत की एक लंबाई दे रखी है। तो यानी कि आयत की लंबाई कितनी होगी हमारे पास 2 गुणा 30 यानी कि 60। अब आप इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दीजिए, 2 इंटू में 60 प्लस में ब्रेड्थ इक्वल टू में 156। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 120 प्लस में 2b इक्वल टू 156, सोल्व कर दीजिए। जब आप सोल्व करते हैं तो ये आएगा आपका 18, यानी कि 18 क्या आ गई आपकी ब्रेड्थ आ गई, और लेंथ हमारे पास कितनी है 60 है। अब हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफलों का अंतर पूछा था। क्षेत्रफल में क्या होता है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, दोनों की मल्टीप्लाई। जब आप 60 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 छिक्का 108, एक जीरो लग जाएगा, यानी कि 1080। और 1080 में से जब आप 900 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपका 180। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी। तो एकदम इजी था ना। तो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूला याद हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए एकदम ही इजी है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप। किसी टेस्ट में 25 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक दिए गए हैं, कितने ये दे रखे हैं अंक, तो कितने विद्यार्थियों के प्राप्त अंक 55 और 75 के बीच में है। यानी कि क्या होना चाहिए 55 और 75 के बीच में, यानी कि 55 भी शामिल नहीं है और 75 भी आपका शामिल नहीं है। तो आपको वो निकालने हैं, यानी कि 55 से ग्रेटर देन हो और 75 से लेस देन हो। इस कंडीशन को याद रखना आप, ठीक है। तो देखिए आप, अब 54 है, ये नहीं होगा आपका। नेक्स्ट देखिए 68 हाँ होगा, 42 नहीं होगा, 71 फिर आपका हो जाएगा, 56 हो जाएगा आपका, 56 के बाद 62 यस ये भी आपका होगा, उसके बाद 71 ये भी आपका होगा, 71 के बाद 78 ये नहीं होगा, 51 भी नहीं होगा, 72 आपका होगा, 53 नहीं होगा, 44 नहीं होगा, 58 आपका होगा, 58 के बाद 47 नहीं होगा, 64 हाँ होगा आपका, 64, 41 नहीं, 57 यस आएगा आपका, 89 नहीं आएगा, 53 नहीं आएगा, 84 नहीं आएगा, 57 आपका आएगा, ठीक है। 45 नहीं आएगा, 48 नहीं आएगा, 52 नहीं आएगा, और उसके बाद आपका 62। अब सबको काउंट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी कि आंसर नंबर बी एकदम इजी है, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्न पैटर्न का अवलोकन कीजिए। अब आप अवलोकन कीजिए भाई, 2 एकम 2 आप देख सकते हैं, यानी कि यहां पर क्या किया जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहां पर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना वो तो एकदम एज इट इज है, एकदम सेम है। अब आप इस साइड देखिए, यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 7 11 13। अब आप यहां तक पढ़ते जब आएंगे ना आपको आइडिया हो जाएगा। एक होता है आपका प्राइम नंबर, जिसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो मैं एनसीईआरटी की जब क्लासेस स्टार्ट करूंगा ना तो आप इन क्लासेस को पक्का देखना, इसलिए बोल रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही डिटेल से करवाने वाला हूं मैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी कि प्राइम नंबर क्या होती है, वो संख्याएं जो एक और खुद को छोड़ के, यानी कि स्वयं इटसेल्फ बाकी किसी से भी डिवाइड नहीं होती, वो कहलाती है आपकी अभाज्य संख्या, ठीक है। और जो आपका एक है ना वो न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य होता है, इसलिए एक को छोड़ा गया है। और इटसेल्फ तो नॉर्मल सी बात है, अपने आप में होता ही है। तो अब देखिए कहां से स्टार्ट होती है आपकी अभाज्य संख्याएं, 2 से, यानी कि 2 आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले 2 आ गया, उसके बाद 3 है, फिर 5 है,
फिर 7 हो गया, उसके बाद 8 को छोड़ दीजिए आप, 9 को छोड़ दीजिए, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। अब उसके बाद बताइए आप, 18 नहीं हो सकता, 19। अब आगे देखिए, 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, अब आएगा आपका 23। ठीक है, 23 अभाज्य संख्या और इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 तिया 27 यानी कि 7 और 9 दूनी 18 और 2 20 यानी कि 207। तो आपका आंसर क्या आएगा? 23 और 207। देखिए आगे, 23 और 207 यानी कि आंसर नंबर बी। आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। निम्न तालिकाओं का एक दुकानदार द्वारा सप्ताह के 6 दिनों में बेची गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाती हैं। यानी कि आपके पास ये टेबल दे रखी है और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? दुकानदार द्वारा रविवार, सोमवार और गुरुवार को बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या तथा गुरुवार और बुधवार को बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या में कितना अंतर है? अंतर पूछा है भाई। देखिए, रविवार, सोमवार और गुरुवार कहां पर है? रविवार यानी कि 65, सोमवार को यानी कि 40 और उसके बाद गुरुवार, गुरुवार कहां है? ये यानी कि 20, यानी कि 40 और 20 60 और 65 कितना हो गया आपका? 125। और माइनस में शुक्रवार और बुधवार, शुक्रवार कहां पर है आपका? देखिए यहां पर, यह 70 और उसके बाद क्या पूछा है? बुधवार, बुधवार कहां है? यहां पर ये रहा आपका, यानी कि 70 और 50 120। माइनस कर दीजिए, क्या आएगा आपका? 5। एकदम इजी था। तो देखिए, ये आपके 15 क्वेश्चंस थे। इन क्लासेस को 100% देखना आप। यही कंसेप्ट आपके बार बार रिवाइज होने हैं और मैं एकदम डिटेल से बता रहा हूँ। हो सकता है आपकी जो वीडियो है वो लेंदी बने, लेकिन आप इन वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इनसे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये कंसेप्ट आपको 100% मिलने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। थैंक यू।